इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हिंदी आरोह क्लास 11th में दिए गए कृष्णा सोबती द्वारा रचित शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन का सार समझेंगे। पहले थोड़ी सी इंट्रो जान लेते हैं इसकी कि भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह में से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन पाठ का सार समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में लेखिका कहती है कि साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। कहने का लेखिका का भाव ये था कि अगर मैं उस दिन मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में से नहीं गुजरती तो मैं उनके बारे में जान ही ना पाती कि वे भी एक तरह के मसीहा ही थे। जो मसीहा कहते हैं वैसे एक अच्छे इंसान को जो दूसरों का भला करने वाले होते हैं। तो उसी तरह अगर राजनीति, साहित्य और कला से रिलेटेड मसीहा हैं, अच्छे लोग हैं, तो उसी तरह से ये नानबाई मियां नसीरुद्दीन जो है वे भी एक मसीहा के रूप में ही थे। तो इनके बारे में, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, ये सब जानने का मुझे और इनसे बातें करने का मज़ा मुझे कैसे मिलता। लेखिका आगे बताती है कि एक दिन वो दोपहर के समय जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में से गुजर रही थी। तो वहाँ से उसका गुजरना हुआ तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी अंधेरी सी दुकान है जहाँ पर पटापट आटे के ढेर को छानने की आवाज़ें आ रही हैं। पटापट का मतलब था उसका कि उसको छन्नी में छाना जा रहा था, उससे जो आवाज़ आ रही थी वो ऐसी जैसे पटापट की आवाज़ होती है। तो उसको छानने से वो जब वो आगे पीछे करते हैं उसको तो आवाज़ आती है। तो उसी आवाज़ को उसने बोला। तो वो कहती मैं उसे देखकर ठिठक गई कि मुझे लगा कि शायद यहाँ पर सेवइयाँ बन रही हैं। पर लेकिन जब उसने वहाँ से पूछा लोगों से आसपास के तो पता चला कि ये मशहूर 56 किस्म की रोटियाँ बनाने वाले मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा इसके बारे में जान लेती हूँ। तो वो उसने अंदर झांक के देखा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर चारपाई पर एक आदमी जो बूढ़ा सा था बैठकर बीड़ी के मज़े ले रहा था, बीड़ी के कश ले रहा था। तो उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वे एक अधेड़ उम्र का इंसान है। और लेकिन उसके चेहरे पर जो भोलापन था उसके पीछे एक चालाकी भी साफ दिखाई दे रही थी और उसके मस्तक पर एक निपुण कारीगर जैसे तेवर थे। एटीट्यूड उसका ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मंझा हुआ कोई कारीगर हो। तो जब नसीरुद्दीन जो थे उनकी नज़र लेखिका पर पड़ती है तो वो उसको लगता है कि कोई ग्राहक आया है दुकान में। तो वो उससे पूछती हैं फरमाइए, मतलब कि आपको क्या चाहिए। तो उससे थोड़ी झिझक होती है लेकिन फिर भी वो उससे बोलती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आई हूँ, तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप मेरे सवालों का जवाब दे दें। तो नसीरुद्दीन जो होता है वो बड़े एटीट्यूड के साथ उसको बोलता है कि अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा समय निकाल लूँगा मैं आपके लिए, तो आप पूछिए आपको क्या पूछना है। तो साथ साथ वो उसको घूरता भी जाता है कि वो घूरते पूछता है कि क्या तुम कोई पत्रकार हो। यहाँ लिखा है एक शब्द अखबार नवीस। अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार। तो क्या तुम कोई पत्रकार हो। तो तभी खोजियों ये जो होते हैं पत्रकार होते हैं, ये खोजियों की खुराफात होती है इनमें, मतलब ये हर चीज़ को खोज कर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा वो उसको लेखिका को बोलता है। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि मुझे तो ये निठल्ले लगते हैं, अखबार पढ़ने वाले भी और अखबार बनाने वाले भी, मतलब एक किस्म के ये खाली इनको कोई और काम नहीं है तो इसलिए ये काम करते हैं।
और जो कामकाजी इंसान है उनको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने मेरे यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो अब जो पूछना चाहते हो मैं बताऊंगा। लेखिका अपना पहला प्रश्न उस पर दागती है, कहती है कि मुझे ये बताइए कि ये जो किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म मतलब ज्ञान आपको कहाँ से मिला, कहाँ से हासिल किया आपने, किससे प्राप्त किया। तो हासिल करना मतलब प्राप्त करना। तो मियाँ नसीरुद्दीन जो थे वे आंखें तरेर कर बोलती हैं कि क्या मुझे ये नान बनाने का ज्ञान किसी से हासिल करना जाना पड़ना था। तो बिना वो अलग अलग तरह के उदाहरण देते हैं लेखिका को कि क्या मैं कोई नगीना साज के पास जाता या मैं किसी आईना साज के पास जाता, मतलब मैं आईना बनाने वाले के पास जाता या हीरे बनाने वाले के पास जाता, क्या मैं मीना साज के पास जाता, मतलब जो मीनाकारी करते हैं उन सजावट करते हैं उनके पास जाता, या फिर रफूगर मतलब जो रफू करते हैं कपड़ों को उनके पास सीखने के लिए जाता, या मैं कोई रंगरेज हूँ जो कपड़े रंगने वाले के पास सीखने के लिए जाता, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। कहते हैं कि जो नान भाई है वो किसके पास जाएगा। ये भिन्न भिन्न उदाहरण देकर वो लेखिका को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कहीं से नहीं सीखा, मैंने ये अपने वालिद से सीखा है, अपने पिता से सीखा है, उन्होंने मुझे ये सिखाया। क्योंकि बाहर नौकरी करने का तो कभी सोचा ही नहीं, और जब बाहर निकले तो यही अपना काम जो था यही हमने किया। तो मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका को बताता है कि ये बाप दादा का हुनर था और बाप के गुजर जाने के बाद वे इस गद्दे पर बैठ गया और उनसे ही उसने ये सारा हुनर प्राप्त किया। तो वो उनसे पूछती है कि आपके वालिद, वालिद मतलब आपके पिता, मतलब उनके बारे में आगे पूछना ही चाहती है। तो उसकी ऐसा लगता है कि वो एकदम कहीं खो गया है, जैसे भट्टी में ही गुम हो गई हो उसकी थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें, मतलब ये कहने का उसका कि वो कहीं गुम हो गया यादों में। और फिर उसने बोला कि जैसे उसे थोड़ा ध्यान आया तो उसे बोला कि हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो लेखिका पूछती है आपको इन दोनों में से किसी ने कोई नसीहत तो दी होगी कि जब आपने ये काम आरंभ किया तो कोई उनसे लेसन तो मिला होगा, कोई पाठ तो उन्होंने सिखाया होगा कि इसको कैसे करना है या कुछ भी, तो मुझे उसके बारे में बताओ। तो वो कहता है कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। हाँ, कि हम ऐसे नहीं सीखते हैं, नसीहत किसी से लेने से, पाठ कोई पढ़ाएगा तो उससे आप काम करना नहीं सीखोगे, ये तो करने से मैंने सीखा है। लेकिन लेखिका फिर भी उसे कुरेद कर पूछती है कि जब आपने ये काम संभाला था तो कुछ तो आपके पिता ने आपको समझाया होगा। तो वे जल्दी जल्दी बीड़ी के एक दो कश लेता है और अपने गले को साफ करता है नसीरुद्दीन, और फिर बोलता है कि अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताई देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कै अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कै बे, बच्चा कहता है बे, कै जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद ज़ोर से एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, को भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों। अब ये बात कहने के उसके मायने ये थे, ये अलिफ बे जीम के, कि बताने की कोशिश ये कि जब बच्चा छोटे होते पढ़ना सीखता है तो, और जब उसको एक थप्पड़ पड़ता है तो अपने आप वो सारी चीज़ फटाफट सीख जाता है। तो वही वो उसके कहने का अर्थ यही था कि मुझे भी मार के बाद ये चीज़ें आ गई, मतलब मुझे भी उनसे डांट पड़ी है जो कुछ भी, तो उसके बाद मैंने भी ये सीख लिया, पहले नहीं आता था फिर धीरे धीरे मुझे भी आ गया। अब जब जैसे ही मीर साहिब को आवाज़ दी और वो वहाँ से ये कहकर गुजर गए कि लौट कर बताता हूँ, तो उनकी बात के जवाब में जब ऐसे उन्होंने बोला, नसीरुद्दीन की बात के रिप्लाई दिया, तो उसके बाद लेखिका फिर उसे पूछती है नसीरुद्दीन से कि आप दूसरी पढ़ाई की कुछ बात कर रहे थे तो उसके बारे में बताइए। तो उसने सिर हिलाया जैसे कोई सुकरात हो, बड़ी एटीट्यूड के साथ फिर बोलना शुरू किया कि एक वो भी पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई भी होती है, उसके बारे में सुनिए। वो दूसरी पढ़ाई होती है मदरसे में। तो वहाँ पर मदरसे में ना कच्ची में बैठता है बच्चा, ना पक्की में, ना दूसरी में, सीधा तीसरी में जाता है।
तो इस बात के माध्यम से वो ये कहना चाहता था कि अगर मैंने, उसके बाद वो आगे बताता है कि पहले अगर मैं बर्तन धोने ना सीखता, मैं भट्टी बनाना ना सीखता, मैं भट्टी को आंच देना ना सीखता, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। तो वो कहने का उसका यही था, मतलब लेखिका को बताने का कि मैंने एक एक कर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें अपने बाप दादा से सीखी। तो ये बात कहने के बाद वो लेखिका के सामने बड़े मंझे हुए अंदाज में कहते हैं कि कहने का मतलब ये है साहिब कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तो लेखिका उनकी हाँ में हाँ मिला देती है, सिर हिलाती है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो उसको एक्चुअली उसको खुद ही नहीं पता होता मियां नसीरुद्दीन को कि वो क्या बात कह रहे हैं, और वो जवाब लेखिका से ही पाना चाहते हैं। तो फिर लेखिका को वो बताते हैं कि मैंने पहले शुरू में खोमचा लगाया था, एक हॉकर था मतलब, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। तो लेखिका को लगा कि अब ये अपनी उन पुरानी यादों में चले जाएंगे, तो उन्होंने उनकी बात को काटते हुए कहा कि जब उसने बोला ना कि हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। तो उनको लगा ये भटक गया, अभी अभी पुरानी यादों में चला जाएगा। तो उसने बोला कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया था, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। तो उसकी बात सुनकर वो कहते हैं, वो तेरे पर खानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँपना। तो हमारे बाप दादों ने कहा, हुक्म कीजिए आपको क्या खाना है। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे ऐसी चीज़ उन्हें बनानी आई। लेखिका उनसे पूछती है कि ऐसी कोई चीज़ बनानी आई आपके बाप दादा को। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। एक्चुअली था क्या कि वो झूठी हवा दिखा रहा था, झूठ बोल रहा था सारा। तो अब लेखिका उससे फिर पूछती है आगे कि वो ख़ास चीज़ क्या थी। तो उस ख़ास चीज़ का नाम बता नहीं पाता, क्योंकि बोल देता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि नान भाई तो ऐसे हैं कि अगर कुएं में भी बोला जाए तो वो कुएं में भी नान बनाकर दिखा सकते हैं, रोटी बनाकर दिखा सकते हैं। तो वो अपनी अपनी झूठी बातें बोल रहे थे उसके सामने। तो इस तरह लेखिका भी उनकी बातों में थोड़ा सा बीच में सिर हिला देती है कि चलो ये बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तो इस बीच मियाँ ने किसी और को भी पुकारा, बीच में कोई और निकल रहा होता है, फिर उसको पुकारते हैं। पर इस तरह आगे आगे बात बढ़ाते हैं कि आप मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका उससे बोलती है कि एक तकलीफ़ आपको और करनी पड़ेगी, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है। तो मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली और बड़ी फुर्ती पा गए, मतलब बड़ी चुस्ती से वो उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, पूछिए क्या पूछना। जब मियाँ नसीरुद्दीन ने ये बोला कि पूछिए क्या पूछना है, तो साथ में ये भी बोला कि आप सवाल ही तो पूछेंगी, कोई मेरी जान थोड़ा ना ले लेंगी। वैसे भी मैं 70 का तो हो ही चुका हूँ, तो मेरे पिता जो थे वो 80 के होकर मरे, तो मुझे पता नहीं उतना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उतना जीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उसने बोला कि अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। क्या आप कह रहे हो कि अब ख़ानदानी नान भाई हो तो शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो ये सुनकर उसने उसको टोक दिया लेखिका को और बोला कि ये तो इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। एक्चुअली वो दोबारा उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरी पोल ना खुल जाए। तो उसने बेरुखी से कहा कि इस बात को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो फिर भी बात तो हो चुकी है, वो कहती है, लेकिन मुझे ये जानना है कि दिल्ली के किस बादशाह के पास आपके बुज़ुर्ग काम करते थे। तो वो उसको कहता है कि आप तो बाल की खाल उतारने में लगी हुई हैं। जब मैंने कह ही दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है। तो वे जो लेखिका थी वे थोड़ा खिसियानी हंसी हंसती है कि अगर आप मुझे नाम बता देते तो मैं फिर वक्त को उससे मिला लेती, कि पता चल जाता कि आपके दादा परदादा किस टाइम में उनके वहाँ और किसके साथ काम करते थे। मतलब ये कि लेखिका ये जानना चाहती थी कि जो उसके नसीरुद्दीन के बुज़ुर्ग थे वो किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, और वो वक्त के साथ उसे मिला लेना चाहती थी कि उस वक्त में किस समय में वो थे या किस बादशाह के यहाँ, तो वो मिला लेना चाहती थी कि उस समय कौन सा बादशाह था। तो वो बादशाह का नाम भी उससे पूछती है, तो वो नहीं बताता। वो कहता है कि किसी का कुछ भी नाम बोलो, कोई शहनशाह बादशाह
कुछ भी बोल लो तो इस तरह से वो बात को टाल देता है। तो अब वो कहता है कि जहाँ पन्ना बादशाह सलामत ही ना, तो इस तरह। लेकिन नाम किसी का नहीं बताता क्योंकि कोई नाम उसको पता ही नहीं होता, कोई काम किया ही नहीं होता। तो फिर वही लेखिका ही बोलती है कहीं बहादुर शाह जफ़र तो नहीं। तो वो क्या करता है, जो मियाँ नसीरुद्दीन, वे खींच कर कहता है कि फिर अलट पलट के वही बात पहुंच जाती है आपकी कि आप कुछ भी लिख दीजिए, बस नाम देना ज़रूरी थोड़ी ना। हाँ, बादशाह के यहाँ करते थे कि उसको कोई चिट्ठी विट्ठी थोड़ी ना भेजनी है कोई, या डाक खाने में उसका पता थोड़ी ना देना है, जिसके लिए आप इस तरह से मेरे से पूरी इंक्वायरी कर रहे हो। तो ऐसे ही लिख दो कि वो है कि कोई बादशाह था जिसके वहाँ पर काम करते थे। तो ये लेखिका सिर हिला देती है। तो फिर इतने में फिर वो किसी को बुलाते हैं, अपनी नौकर को, उसका नाम होता है बब्बन मियाँ। तो उसे बोलते हैं कि भट्टी सुलगा दो और जल्दी से काम से निपटें। वो कहीं ना कहीं से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब वो मियाँ नसीरुद्दीन बब्बन मियाँ को आवाज़ देते हैं तो लेखिका पूछती है कि ये कौन है, ये आपके कारीगर हैं? तो बब्बन मियाँ कौन है? तो बड़ी रुखाई से उसका जवाब देते हैं कि मेरे कारीगर हैं, और कौन होंगे। तो लेखिका सोचती है मन में कि मैं इसके बेटे बेटियों के बारे में पूछूं। फिर उसके चेहरे को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर उसे नहीं पूछती, बस यही पूछती है कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, मतलब आपके शिष्य भी हैं ये? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हाँ, ये मेरे शागिर्द तो हैं ही हैं, और साथ ही मैं इनको काम का पैसा भी देता हूँ। तो बताते हैं कि 2 रुपये मन आटे की मजदूरी देता हूँ और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देता हूँ। तो फिर लेखिका उनसे आगे पूछती है कि आप कौन कौन सी रोटियाँ बनाते हो। तो फिर वो ना उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बताना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुनकी, और साथ ही बड़ा उसको घूर कर तेवर चढ़ाकर बोलती हैं कि तुनकी बड़ी महीन, मतलब पतली, पापड़ से भी ज़्यादा पतली रोटी होती है, मैं आपको कभी खिलाऊंगा। मतलब किसी तरह उसे छुटकारा पाना चाहते हैं कि ये यहाँ से अब जाए। और अंत में जब वे रोटियों के नाम बता रहे थे तो उसकी लास्ट में जब उन्होंने तुनकी शब्द बोला तो ये बोला कि मैं आपको कभी खिलाऊंगा, ये पतली सी रोटी होती है, पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। तो अचानक ही लेखिका कहती है कि मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरकर किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, उतर गए वो ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हज़्म। मतलब इस बात के द्वारा, ये लास्ट में जो पंक्तियाँ हैं इनके द्वारा लेखिका यही बताना चाहती है कि मियाँ नसीरुद्दीन यही याद कर रहे थे, यही बताना चाह रहे थे कि अब तो लोगों में वो कदर करना की क्या जो एक गुण था ना, वो नहीं बचा है। अब तो लोग बस रोटी तंदूर से निकालो, खाते हैं और हज़म कर लेते हैं, कोई तारीफ नहीं करता। नसीरुद्दीन के कहने का अंत में भाव यही था कि अब वो ज़माने गए, मतलब वो लोग अब गए जो कद्र करते थे। अब लोगों की ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो गई है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है कि वो बैठकर किसी की तारीफ़ करें। बस उनको यही है कि ख़रीदो रोटी यहाँ से और उसको खाओ और हज़म करो।